हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी यूके के एक ऐसे खतरनाक गैंग के बारे में है जिसने 19 जून सन 2003 को एक ऐसे खतरनाक जुर्म को अंजाम दिया जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। देखने में तो ये सभी इंसानों की तरह लगते थे, मगर एक जुर्म को अंजाम देने में उन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और इनमें से एक क्रिमिनल को पकड़ने में पुलिस को लगभग 16 साल लग गए। ये केस ब्रिटिश इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है, जिसने एक वक्त में पूरे यूके को हिला दिया था और एक फैमिली ने अपनी आंखों के सामने वो नज़ारा देखा जिसे वो कभी भुला नहीं पाए। कहानी की शुरुआत एंड्रयू लैम नाम के एक शख्स से होती है जो एक कामयाब इंग्लिश बिजनेसमैन के तौर पर जाना जाता था और वो माल्टा में एक लग्जरियस और आलीशान जिंदगी जी रहा था। सभी की नज़रों में वो एक अमीर बिजनेसमैन था, मगर असल ज़िंदगी में वो अपने अंदर एक खौफनाक राज छुपाए हुए था और कोई नहीं जानता था कि उसका असली नाम क्रिस्टोफर गेस्टमोर है, जो ब्रिटिश इतिहास के सबसे बेरहम और घिनौने क्राइम में शामिल था। क्रिस्टोफर शुरुआत से ही अमीरी में पला बड़ा था और 16 साल का होते होते उसने अपना स्कूल छोड़ दिया और फैमिली बिजनेस संभाल लिया, मगर ये बिजनेस करने के लिए उसे बहुत ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत थी और ये कोई आम बिजनेस नहीं था। क्रिस्टोफर की फैमिली गवर्नमेंट के लिए इंटेलिजेंस इकट्ठा करने और लोगों पर नज़र रखने का काम करती थी और आगे चलकर क्रिस्टोफर ने भी इस काम में बहुत कामयाबी हासिल की और वो एक सक्सेसफुल अंडरकवर रिपोर्टर बन गया। आगे चलकर क्रिस्टोफर ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स की भी जासूसी करने लगा, जिसमें वो BBC और चैनल 4 जैसे न्यूज़ चैनल्स के लिए काम करने लगा। सभी को लग रहा था कि क्रिस्टोफर का फ्यूचर आगे चलकर बहुत अच्छा होने वाला है और वो टेलीविज़न की दुनिया का एक बड़ा नाम बनने वाला है, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी किस्मत ने एक मोड़ तब लिया जब उसकी मुलाकात मैनचेस्टर के सबसे खतरनाक गैंगस्टर जॉन विल्सन से होती है, जो अपने खून खराबे के लिए पूरे यूके में मशहूर था। क्योंकि क्रिस्टोफर एक अंडरकवर रिपोर्टर था और जॉन विल्सन एक क्रिमिनल, इसलिए धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती चली गई और यहीं से विल्सन उसे क्राइम की दुनिया में ढकेल देता है, जहां उसने रोंगटे खड़े कर देने वाले क्राइम को अंजाम दिया। जॉन विल्सन के साथ एक और शख्स काम कर रहा था जिसका नाम था ब्रायन वॉटर्स, और ये एक 44 साल का आदमी था जो अपने फार्म हाउस पर गांजे के पौधे उगाता था। इस काम में उसका एक बेटा और बेटी भी उसका साथ देते थे और एक सोलेमन रुजेक नाम का शख्स था जो इस पूरे फार्म हाउस की देखरेख करता था। हालांकि ब्रायन विल्सन के लिए काम तो कर रहा था, मगर इस फार्म हाउस के बारे में उसने विल्सन को कभी नहीं बताया था और यहाँ से वो हर महीने लगभग 3000 पाउंड तक कमा रहा था। क्योंकि ब्रायन के नीदरलैंड में कॉन्टैक्ट्स थे और इसीलिए वो विल्सन और अपने दूसरे कॉन्टैक्ट्स के बीच डील करवाता था और उनके बीच एक ब्रोकर के तौर पर काम करता था। सन 1999 में एक ट्रिप के दौरान जब वो हॉलैंड से यूके वापस लौट रहा था, तब ब्रायन को एक पोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस वक्त उसके पास लगभग 20,000 पाउंड कैश था। ये कैश जॉन विल्सन का था जो इलीगल ड्रग्स की डीलिंग से कमाया गया था, मगर जब पुलिस ने ब्रायन से इस कैश के बारे में पूछा तब उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया और फिर पुलिस इस कैश को जब्त कर लेती है। 20,000 पाउंड कैश का नुकसान होने के बाद भी ब्रायन और जेम्स साथ काम करते रहे और सन 2002 आते आते ब्रायन अब विल्सन के लिए अलग अलग ड्रग्स की डीलिंग कर रहा था। इसी साल क्रिसमस के दौरान ब्रायन को लूट लिया गया, जिसमें फिर से उसे विल्सन के पैसे गंवाने पड़े और अब वो विल्सन के कई हजारों पाउंड का कर्जदार हो चुका था। इस बार विल्सन का गुस्सा 7वें आसमान पर था और यहीं से एंट्री होती है क्रिस्टोफर गेस्टमोर की। क्योंकि क्रिस्टोफर का काम ही अंडरकवर जासूसी और सर्विलेंस का था, इसीलिए विल्सन उससे कहता है कि वो ब्रायन और उसकी फैमिली पर खामोशी से नजर रखे। बहरहाल क्रिस्टोफर अब ब्रायन के बेटे गेविन पर नजर रखने लगता है कि वो घर से निकलकर कहाँ आता जाता है और तभी एक दिन वो उसके पीछे पीछे उस फार्म हाउस तक पहुंच गया जहां वो लोग छुपकर गांजा उगाते थे। क्रिस्टोफर वहीं फार्म हाउस के बाहर छुपकर खड़ा हो गया और गेविन के जाने का इंतजार करने लगा और जैसे ही गेविन वहां से वापस निकला, क्रिस्टोफर फार्म हाउस के अंदर चला गया। इस सीक्रेट फार्म हाउस के बारे में पता चलते ही क्रिस्टोफर इस बात की खबर विल्सन को दे देता है और यह सुनते ही विल्सन के सर पर खून सवार हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि ब्रायन उसकी पीठ पीछे गांजा उगाकर बेच रहा है और उसे धोखा दे रहा है। विल्सन को अभी यह भी लगने लगा कि ब्रायन ना तो पकड़ा गया था और ना ही लूटा गया था, बल्कि उसने धोखे से उसके सारे पैसे चुराए हैं और फिर उसने अपनी गैंग से वो करने के लिए कहा जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। विल्सन अपनी गैंग से कहता है कि वो ब्रायन के फार्म हाउस पर जाकर गांजे के पौधे लूट लें और उसके पूरे फार्म हाउस को तहस नहस कर दें। इस गैंग में क्रिस्टोफर, जिम्स रेवन और ओटिस मैथ्यूज शामिल थे, जिसमें जिम्स रेवन वो शख्स था जो अपने काम को किसी भी कीमत पर पूरा करने के लिए मशहूर था। वो देखने में भी काफ़ी खतरनाक था क्योंकि उसके पूरे बदन पर जगह जगह टैटूज थे और एक टैटू था जो मैनियक यानी पागल नाम से था। तीसरा मेंबर ओटिस मैथ्यूज विल्सन का राइट हैंड था और वो बहुत ज़्यादा वायलेंस और मारकाट करने के लिए जाना जाता था।
इस गैंग में एक चौथा मेंबर और भी था जिसका नाम डेविड मोरान था, मगर इसका आगे होने वाले क्राइम में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन इसी की वजह से ये पूरा केस अपने अंजाम तक पहुंचा। बहरहाल विल्सन इन चारों को ब्रायन के फार्म हाउस पर भेज देता है, मगर जब वो वहां पहुंचे तब वहां कोई नहीं था और फिर वो सभी गांजे के पौधे और सभी इक्विपमेंट्स को उस वैन में लोड करना शुरू करते हैं जो वो अपने साथ लेकर आए थे। वो वहां मौजूद हर कीमती चीज़ को उठा रहे थे और सारा सामान जब वैन में लोड हो गया तब वो वैन को एक दूसरी लोकेशन पर लेकर चले गए। उनका काम अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि वैन छोड़कर वो सभी दोबारा फार्म हाउस लौटे ताकि ब्रायन को वो एक मैसेज दे सकें। इसी दौरान फार्म हाउस की देखरेख करने वाला सोलोमन रुज़ेक वहां पहुंच गया, क्योंकि उसे पौधों को पानी डालना था और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि आगे खतरा उसका इंतज़ार कर रहा है और उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। फार्म हाउस में घुसते ही विल्सन के आदमी उस पर हमला कर देते हैं और वो लगातार उसके चेहरे पर पंच और किक्स मारने लगते हैं। अचानक हुए इस हमले से रुज़ेक एकदम घबरा गया और अब तक उसके चेहरे से खून भी बहना शुरू हो चुका था और तभी वो उससे पैसे मांगने लगे, मगर रुज़ेक को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। अब वो तीनों रुज़ेक को रस्सी से बांधकर उल्टा लटका देते हैं और उसका सर गंदे पानी से भरे एक ड्रम में डुबा देते हैं। वो बार बार उसके सर को पानी में डुबा रहे थे और निकाल रहे थे और साथ ही साथ उससे पैसों के बारे में भी सवाल पूछे जा रहे थे, मगर रुज़ेक लगातार एक ही बात बोल रहा था कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये सुनते ही उन लोगों ने रुज़ेक को एक कुर्सी पर बिठाया और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगे और इसी दौरान गैंग मेंबर्स में से एक उसके बदन पर तेजाब डाल देता है, जिसके बाद रुज़ेक जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उनका दिल जब इससे भी नहीं भरा तब उन्होंने रुज़ेक के सर पर एक तकिया रखा और उसमें आग लगा दी, जिसकी वजह से उसकी गर्दन और कंधा बुरी तरह झुलस गए। अब गैंग मेंबर अपने पास रखी स्टेपलर गन निकालते हैं और उसे बेरहमी से टॉर्चर करने लगे, जिसमें रुज़ेक के सर और पीठ में स्टेपलर लगाए गए और ये टॉर्चर लगभग 1 घंटे तक चला, मगर रुज़ेक अभी भी जिंदा था। इसी दौरान ब्रायन इस बात से अनजान के अंदर क्या हो रहा है वेयरहाउस के अंदर पहुंच गया और जैसे ही वो अंदर घुसा उस पर भी हमला कर दिया गया। ब्रायन को भी रुज़ेक की ही तरह पहले मारा पीटा गया और फिर उसे रस्सी से बांधकर ड्रम के गंदे पानी में उसका मुंह डुबा दिया गया। डरा सहमा रुज़ेक ये पूरा नज़ारा अपनी आंखों के सामने देख रहा था, क्योंकि ब्रायन को भी बिल्कुल वैसे ही टॉर्चर किया जा रहा था जैसे उसे किया गया था, मगर गैंग मेंबर्स इस बार एक और कदम आगे निकल गए और अपनी हद पार कर दी। गैंग मेंबर्स में से एक लोहे की रॉड उठा लाता है और फिर वो ये रॉड ब्रायन के पीछे डाल देता है, जिसके बाद इस रॉड को इतनी जोर से अंदर किया गया कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स पंचर हो गए। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ब्रायन के 2 बच्चे भी इस काम में उसका साथ देते थे और थोड़ी देर में वो दोनों भी वहां पहुंच गए। ब्रायन के बेटे का नाम था गेविन और बेटी का नैटली, जिसमें नैटली की उम्र 21 साल और गेविन की 25 साल थी। जैसे ही दोनों फार्म हाउस पहुंचे तीनों गैंग मेंबर्स ने उन्हें पकड़ लिया और वहां ले गए जहां ब्रायन और रुज़ेक को टॉर्चर किया जा रहा था। यहाँ लाकर गेविन को भी बहुत बुरी तरह पीटा गया और साथ ही साथ वो ब्रायन से कह रहे थे कि वो उन्हें पैसे दे दे वरना वो दोनों बच्चों को मार डालेंगे। अब वो लोग गेविन के गले में भी रस्सी डालते हैं और रस्सी को दूसरी तरफ से खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से गेविन हवा में लटक गया और उसका गला चोक होने लगा। इसी दौरान नैटली के हाथों में रस्सी बांधकर उसे ब्रायन के पास बिठा दिया गया और फिर उसके मुंह में गन रखकर गैंग मेंबर ब्रायन से पैसे मांगने लगते हैं। ब्रायन ने फिर उनसे यह कहा कि उसके पास कोई पैसे नहीं है, जिसके बाद वो उसकी चेयर को नैटली की तरफ कर देते हैं ताकि वो उसे देख सके और फिर उनमें से एक छुरी से नैटली का टॉप फाड़ देता है और ब्रायन से कहता है कि वो उन्हें 20,000 पाउंड दे दे। अब वो लोग ब्रायन की एसिड से जली खाल पर एक कपड़ा जलाकर रख देते हैं और स्टेपलर गन से उसके सर और पीठ में छेद कर दिए गए और ये पूरा नज़ारा गेविन और नैटली अपनी आंखों से देख रहे थे कि उनके बाप को कितनी दरिंदगी से टॉर्चर किया जा रहा है। 3 घंटे चले इस टॉर्चर को ब्रायन झेल नहीं पाया और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। ब्रायन के मरने के बाद भी इस गैंग की हैवानियत शांत नहीं हुई और वो ब्रायन की कार लेकर उसके घर की तरफ निकल जाते हैं जहाँ उसकी बीवी थी। गैंग मेंबर्स का मानना था कि उसने पैसे वहीं छुपाए होंगे और घर पहुंचने के बाद भी जब उन्हें पैसे नहीं मिले तब वो उसकी बीवी जूली को भी उठाकर फार्म हाउस ले आए। इस गैंग का चौथा मेंबर डेविड मोरान बाहर से फार्म हाउस पर नजर रख रहा था और तभी उसके पास विल्सन का कॉल आता है और वो डेविड से कहता है कि वो पुलिस को कॉल करे और उन्हें ये बताए कि उसने फार्म हाउस में कुछ लोगों पर अटैक होते देखा है। ये बहुत चौंकाने वाला था क्योंकि खुद विल्सन ने ही गैंग मेंबर्स को ब्रायन के फार्म हाउस पर भेजा था और वही पुलिस को कॉल करवा रहा था और ये ऐसा उसने क्यों किया ये आज तक पता नहीं चला। पुलिस को कॉल लगाते ही डेविड उनसे कहता है कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था और तभी दाएं हाथ की तरफ एक फार्म हाउस पर उसकी नज़र पड़ी। हालांकि फार्म हाउस उससे कुछ दूरी पर था मगर वो साफ देख पा रहा था कि 3 आदमी किसी को बहुत बुरी तरह पीट रहे थे।
ये सुनते ही पुलिस उससे अगला सवाल करते हुए पूछती है कि इस जगह का सही एड्रेस क्या है, जिसके जवाब में डेविड बताता है कि ये 556 जंक्शन 18 के पास है और ये फार्म हाउस दाएं हाथ पर 200 यार्ड की दूरी पर है। अगला सवाल करते हुए पुलिस पूछती है कि उसने कितनी देर पहले देखा, जिसके जवाब में डेविड बताता है कि 10 मिनट पहले, और फिर ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। बहरहाल तीनों गैंग मेंबर ब्रायन की बीवी जूली को लेकर फार्म हाउस पर पहुंचे ही थे कि तभी थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके बाद इन तीनों ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर जेम्स रेवन पुलिस के हाथ लग गया। ओटिस और क्रिस्टोफर की किस्मत अच्छी थी कि वो दोनों वहां से भाग निकले, जिसके बाद पुलिस ने फार्म हाउस का मुआयना करना शुरू किया और फिर उनके सामने दरिंदगी और हैवानियत का वो नज़ारा था जिसे देख उनकी रूह कांप गई। पुलिस ने देखा कि ब्रायन की मौत हो चुकी है, मगर नैटली, गेविन और रुजेक अभी भी जिंदा थे, लेकिन उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं थे। बहरहाल पुलिस ब्रायन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट पुलिस के सामने आई तब उनके रोंगटे खड़े हो गए। ब्रायन की पूरी बॉडी पर 100 अलग अलग घाव थे, जिसमें सबसे खतरनाक ये था कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह पंचर हो चुके थे, जिसमें उसकी पसलियाँ टूट गई थी, दिमाग में ब्लीडिंग हो रही थी और लंग्स पूरी तरह फट चुके थे। चूंकि पुलिस इन तीनों गैंग मेंबर्स के भागने से पहले ही वहां पहुंच गई, इसलिए इन क्रिमिनल्स को सबूत मिटाने का मौका नहीं मिला और वहां पुलिस के हाथ इतने सबूत लगे जो इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी थे। इन सबूतों में पुलिस को खाने के रैपर्स और कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बॉटल्स पड़ी मिली, जिसे देखने पर यह लग रहा था कि इन क्रिमिनल्स ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले अच्छी तरह खाया पिया था। पुलिस के हाथ एक और अजीब चीज़ लगी और ये था एक प्लास्टिक बैग जो ह्यूमन टॉयलेट से भरा था और पुलिस इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये सामने आया कि ये टॉयलेट क्रिस्टोफर गेस्ट मोर का था, जो वहाँ मौजूद तीनों क्रिमिनल्स में से एक था। इसी के साथ सिगरेट के फिल्टर्स और कोल्ड ड्रिंक बॉटल की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें फिर से क्रिस्टोफर गेस्ट मोर का डीएनए मैच हो गया। पुलिस अब क्रिस्टोफर के बारे में और बारीकी से छानबीन करने लगती है, जिसमें उन्हें यह पता चला कि उसके विल्सन नाम के एक शख्स से कनेक्शन है और साथ ही साथ कॉल रिकॉर्ड्स की बिना पर पुलिस को यह भी पता चल गया कि इस क्राइम में कौन कौन शामिल था। बहरहाल पुलिस ओटिस विल्सन और डेविड मोरान को भी गिरफ्तार कर लेती है, वही डेविड जिसने विल्सन के कहने पर इस वारदात की खबर उन्हें दी थी। सजा से बचने के लिए डेविड पुलिस के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हो जाता है और उन्हें इस मर्डर से जुड़ी एक एक डिटेल बता देता है। क्योंकि अब सिर्फ क्रिस्टोफर ही गिरफ्तार होना बाकी था, इसलिए पुलिस जब उसे पकड़ने पहुंची तब उन्हें पता चला कि वो देश छोड़कर भाग चुका है। पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज भी लगी, जिसमें वो लिवरपूल के जॉन लंडन एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहा था और वहीं से वो यूरोप के माल्टा भाग गया। यूके से भागने में क्रिस्टोफर के माँ बाप ने भी उसकी मदद की थी, जिसके लिए आगे चलकर उन्हें 9 महीनों की सजा भी हुई। अगले कई सालों तक क्रिस्टोफर अलग अलग नाम बदलकर भागता रहा ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच सके और ये सिलसिला सन 2003 से सन 2019 के बीच 16 सालों तक चला। सन 2003 से 2007 के बीच जॉन विल्सन, जेम्स रेवन और ओटिस मैथ्यूज पर इस केस का ट्रायल चलता रहा, जिसमें तीनों के खिलाफ मिले डीएनए सबूत और कॉल रिकॉर्ड्स इसी वारदात की तरफ इशारा कर रहे थे और आखिरकार कोर्ट उन्हें सजा सुना देता है। जहां विल्सन और रेवन को 24 साल की सजा सुनाई गई, वहीं ओटिस को 22 साल की सजा सुनाई गई और डेविड को महज 21 महीनों के लिए जेल जाना पड़ा, क्योंकि वो पुलिस का गवाह बन गया था और इस केस को सॉल्व करने में उसने पुलिस की मदद की थी। क्रिस्टोफर अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगा था और वो एक देश से दूसरे देश भाग रहा था, मगर आखिरकार वो माल्टा को अपना परमानेंट ठिकाना बना लेता है। यहाँ वो अपनी नई पहचान के साथ रहने लगा, जिसमें वो हर किसी को अपना नाम एंड्रू लैम्ब बताता और यहाँ वो एक बहुत आलीशान और लग्जूरियस जिंदगी जी रहा था। यहाँ उसके पास आलीशान घर, एक पोर्शा कार थी और यहाँ वो लग्जरी यॉट कैप्टन के तौर पर काम कर रहा था। वहाँ उसे जानने वालों का भी यही मानना था कि वो एक सक्सेसफुल ब्रिटिश बिजनेसमैन है जिसके मोरक्कन रॉयल फैमिली से कनेक्शन है। क्रिस्टोफर को भी अब ये लगने लगा था कि वो इस क्राइम से बच निकला है और पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी, मगर ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुई। लगभग 16 सालों तक क्रिस्टोफर पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा, मगर मई सन 2019 में क्रिस्टोफर का नाम यूरोप की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ जाता है। लिस्ट में नाम आने के महज 1 महीने बाद ही क्रिस्टोफर की पहचान हो गई और वो पकड़ा गया, मगर जब उसे यूके एक्स्ट्राडाइट करने का प्रोसेस शुरू किया गया तब वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि वो क्रिस्टोफर नहीं एंड्रू लैम्ब है। हालांकि इसकी वजह से पुलिस को कुछ परेशानी तो हुई, मगर वो उसे यूनाइटेड किंगडम लाने में कामयाब हो गए और आखिरकार इस क्राइम से जुड़ा आखिरी क्रिमिनल भी पुलिस के हाथ लग चुका था। मार्च सन 2021 में क्रिस्टोफर का ट्रायल चेस्टर क्राउन कोर्ट में शुरू हुआ, जिसमें उस पर मर्डर का चार्ज लगा, मगर क्रिस्टोफर ने इस मर्डर में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया।
ट्रायल के दौरान जब उसका वकील उससे सवाल जवाब कर रहा था तब वो बहुत शांत था और अच्छी तरह सारे सवालों के जवाब दे रहा था, मगर जब डिफेंडेंट वकील ने उससे सवाल करना शुरू किए तब उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। वो अब गुस्से और घबराहट में ऐसे जवाब दे रहा था जो उसकी गवाही से मैच नहीं हो रहे थे, और तभी कोर्ट में बैठा क्रिस्टोफर का साथी एक गवाही देता है। इस शख्स का नाम था स्टीफन हेस, और ये कोर्ट को बताता है कि जिस दिन ये मर्डर हुआ उस रोज क्रिस्टोफर उसके साथ था और उस रात वो दोनों वाइन पीने एक बार में भी गए थे। इस गवाही के बाद जूरी को ये लगने लगा कि क्रिस्टोफर क्राइम सीन पर नहीं था, और इसी वजह से ट्रायल की डेट को आगे बढ़ाकर नवंबर कर दिया गया। बहरहाल इस रीट्रायल में वो सारे सबूत पेश किए गए जो पिछले 16 सालों में इधर उधर हो गए थे, और इनमें सबसे पहला सबूत था सीसीटीवी फुटेज जिसमें क्रिस्टोफर भागता दिखाई दे रहा था। दूसरा सबूत था कोल्ड ड्रिंक की बोतल और सिगरेट के फिल्टर्स पर मिला डीएनए, जिससे ये साबित हो गया कि इस घिनौने क्राइम में वो शामिल था। पूरे 18 साल बाद क्रिस्टोफर गिल्टी साबित हुआ और कोर्ट ने उसे भी 24 साल की सजा सुनाई। बाद में लोगों के सामने चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ कि क्रिस्टोफर और जेम्स अंडरवर्ल्ड क्राइम रिपोर्टर थे जो बीबीसी के लिए काम करते थे, और बीबीसी ये जानते हुए भी कि वो अंडरवर्ल्ड का हिस्सा है उन्हें अपने आप काम पर रखे हुए था। ये केस आगे चलकर ब्रिटेन के इतिहास का सबसे खौफनाक क्राइम साबित हुआ, जिसे ब्रायन की फैमिली आज तक नहीं भुला पाई, और रोजेक, जूली, गेविन और नेटली ने अपनी आंखों के सामने जो हैवानियत देखी उससे वो कभी ऊपर नहीं पाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।